नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। इस कार्यक्रम में हम उन आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिनसे होता है आपका सरोकार। आज चर्चा बचत योजनाओं पर। हाल के दिनों में शेयर बाजार ने लोगों को काफी आकर्षित किया है। इसका मुख्य कारण रहा है ज्यादा रिटर्न। लेकिन शेयर बाजार में हमेशा जोखिम रहते हैं। यहाँ पैसा कम हो जाता है और तो और डूब भी सकता है। तो इस उतार चढ़ाव वाले समय में आज भी बैंकों की बचत योजनाएं एक बेहतर विकल्प हैं। ये हमें हमारे पैसे की सुरक्षा की गारंटी देती है। साथ ही इनके और क्या फायदे हैं, इन पर चर्चा करेंगे आज के कार्यक्रम अर्थनीति में। बचत योजनाओं पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं संतोष तिवारी, जो फिक्की में सीनियर डायरेक्टर हैं, और साथ ही में हैं वेद कुमार जैन, जो कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का। जैन साहब, आपसे शुरू करेंगे। बड़ा मुश्किल फैसला होता है कि पैसा कहाँ निवेश करें। एक तरफ स्टॉक मार्केट होता है जो काफ़ी अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिखाता है, सब्ज बाग दिखाता है, लेकिन सुरक्षित कौन सा रहेगा, और खासकर अगर सेविंग स्कीम्स की बात की जाए तो? बड़ा अच्छा टॉपिक है। पहले तो पैसा कमाना मुश्किल काम होता है जी और पैसा कमा के उसको निवेश करना और सुरक्षित रखना अपने आप में एक उससे बड़ा चैलेंज होता है। तो सोसाइटी में अब देखते हैं कि भाई ये बड़ी परिस्थिति है कि इनकम नहीं है, और फिर इनकम हो जाए तो उसके लिए सेविंग के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो जो आपका सवाल है कि पैसा कैसे रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, मेरा ये कहना है कि ये किस में निवेश किया जाए, कहाँ किया जाए, ये हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल उस स्टेज होती है और उसकी परसेप्शन होती है। जो एक यंग एज है और एक सीनियर सिटीजन है, उसकी परसेप्शन में डिफरेंस है, उसकी रिक्वायरमेंट में डिफरेंट है। सेकेंडली, एक फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर टेम्परामेंट और क्या रिस्क लिए जा सकते हैं उसके ऊपर भी बहुत डिफरेंट पड़ता है। तीसरा, किस इनकम में आते हैं क्या नहीं आते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं कुछ उदाहरण दूं कि अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं और टैक्स ब्रैकेट में नहीं आए, तो आप ये देखते हैं जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट होगा तो मैं वहाँ निवेश करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे टैक्स अदरवाइज नहीं लगता है। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं, अगर मेरी रिटर्न कम भी आ रही है लेकिन कोई टैक्स में छूट मिल रही है तो मैं उसमें जाने की कोशिश करूँ। आप एक फैमिली में ऐसी में बिलोंग करते हैं जहाँ आप लगते हैं कि आपके साधन बहुत अच्छे हैं और पीछे से देखभाल करने के लिए काफ़ी व्यवस्था अच्छी है, तो शायद आप वो इंश्योरेंस करें। लेकिन ऐसी भी परिस्थिति है कि आप अकेले ब्रेड विनर हैं और उसमें भी आपको लगता है कि कई चैलेंजेस आ सकते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि मुझे रिटर्न इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि मुझे कि कल की सुरक्षा चाहिए, जिसमें हम इंश्योरेंस वगैरह की बातें करते हैं इसके लिए। तीसरा, कभी कभी होता है कि मेरी ये जो मैं निवेश कर रहा हूँ उसका मैं उद्देश्य क्या है मेरा, कि इसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, उसमें हम पीरियड हिसाब लगाते हैं, मैच्योरिटी लगाना है। स्मॉल सेविंग है तो उसकी अलग वर्किंग है, कोई सेविंग बड़ी आ रही है तो उसकी अलग अलग वर्किंग है। तो आपने पूछा कि भाई शेयर में कितना हो, म्यूचुअल फंड में कितना हो, तो ये बातें तब आती हैं कि थोड़ी सेविंग एक स्टेज से क्रॉस कर जाए। अब यंग एज में आपने इनमें निवेश करने की कोशिश की, तो आप कोशिश क्या करते हैं, आप अनमैरिड हैं, जस्ट अभी आपको जॉब मिल गई है, तो आप कोशिश करते हैं कुछ पैसा इकट्ठा करके मैं आगे मकान में लगाने की कोशिश करूं, वर्किंग कोशिश करूं। तो ये विभिन्न अलग अलग हिसाब से इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि क्या उसके लिए ठीक है, किस में निवेश करना चाहिए, कितना अमाउंट है, कितने पीरियड के लिए अवेलेबल है, क्या उसको ठीक है। सीनियर सिटीजन के लिए जैसे हम कहते हैं कि बहुत लंबा पीरियड की इन्वेस्टमेंट एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो उस आदमी को अपनी ज़िंदगी में उस पैसे का एंजॉय करने की ज़रूरत है। तो लेकिन एहतिसाम के साथ ये भी ज़रूरत है कि जब पैसे की ज़रूरत पड़े तो उसे अवेलेबिलिटी हो और कोई तकलीफ़ नहीं आए। तो वो दोनों बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ती है, और आज की डेट में बहुत सारी स्कीम हैं, सरकार की हैं, निवेशकों की हैं, बहुत सारी और ऑपरेटर की हैं कि किस में निवेश किया जाए, कैसे किया। म्यूचुअल फंड हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं, पोस्ट ऑफिस है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस हैं। ये बहुत सारे मॉडल अवेलेबल हैं। हर एक को अपनी अपनी परिस्थिति में देख के चूज़ करना चाहिए कि किस में वो निवेश करें। जी, स्टेज बाय स्टेज अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम एक यंगस्टर्स की बात करें जो नई नई नौकरी में लगे हैं, थोड़ा बहुत अगर वो अच्छा पैसा बचा भी लेते हैं, तो या तो सलाह लेते हैं वो अपने घर में अपने बड़ों की, नहीं तो वो सीए से पूछते हैं, और सीए जो बोलते हैं वहाँ पर निवेश करते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिकली जिसके पास नया नया पैसा आया है वो सोचता है कि एफडी करवा देते हैं। तो इसका कंपैरिजन में आप क्या देखते हैं? सोनिया, सबसे पहले जो सेविंग्स का जो मायना है आज, वो अगर आप 10 साल पहले या 15 साल पहले से देखेंगे तो वो बिल्कुल बदल चुका है। भारत देश में ऐसा होता था कि सेविंग्स जिसको भी करना होता था, ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास है या जो वर्किंग पीपल है, जो पब्लिक सेक्टर में है,
या जो रोजगार में है, जो कोई भी है, वो सबसे पहले जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड स्कीम्स होते थे, जैसे पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स होते हैं या बैंकों में भी उस दौरान होता ये था कि जो इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाता था उसको इस तरह से फिक्स किया जाता था लोगों को कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से। लेकिन आज स्थिति यहाँ बदल के ये हो गई है कि हर चीज़ को मार्केट लिंक्ड कर दिया गया। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में भी जाएंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट जो आपको ज़्यादा बेशक मिल रहा है, पर इतना नहीं जैसे पहले होता था कि अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए है या पोस्ट ऑफिस में जो आपने स्कीम में पैसे लगाए तो आपको 10% है, अगर मार्केट रेट 8 है तो आपको 10% मिल रहा है, वैसा अब नहीं होता। ऐसे में चाहे वो यंग हो या मीडियम एज ग्रुप में हो या सीनियर सिटीजन हो, हर किसी को ये देख के चलना होगा कि जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अब स्थिति ऐसी भी आ गई है, अब कन्वर्जेंस का वर्ल्ड है, हर जगह आपको पहले तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ आने के चलते होता यह है कि आप खुद अगर थोड़े से भी सजग हैं और अगर ऑनलाइन कर सकते हैं चीज़ों को तो सारे इन्फॉर्मेशंस भी अवेलेबल हैं और आपके लिए एनालिसिस भी उपलब्ध है। तो आप जैसे यंग एज में जैसे ही आपने जॉब ज्वाइन किया, कितना आपको बचत हो रहा है, कितने पैसे आपके बचते हैं, अगर खर्चे ज़्यादा नहीं हैं तो आप पहले अच्छा ये होगा कि एनालाइज कर ले। वैद जी को ज़्यादा पता होगा ये सब क्योंकि ये रोज़ाना तौर पर देखते हैं इन सब चीज़ों को। पहले एनालाइज ये कर लेना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में क्या रिटर्न आ रहा है। आप 6 महीने का रिटर्न जो है उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कहीं से भी। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम है, जैसे अभी है पीपीएफ स्कीम है, उसमें 7.6% या ऐसे कुछ रिटर्न है, अभी 8% करने की बात है। तो 8% आपको एक साल में जैसे 100 रुपये पर आपको 8 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन वो सिक्योर्ड है। वो सिक्योर्ड इसलिए है क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, वहाँ पैसा डूबना है, स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है कि ऊपर नीचे होगा। तो आप उसके लिए अगर जाना चाहते हैं, आप यंग एज में हैं तो आप पीपीएफ में कर दीजिए इन्वेस्ट, लेकिन वहाँ लॉक हो जाता है पैसा, वो पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे। या फिर आप मंथली इनकम स्कीम में कर दीजिए, वहाँ बैंकों में जो आपको ब्याज दर मिल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर आपको ज़रूरत भी पड़ सकता है ऐसा लगता है तो आप बैंकों में एफडी करा के रखिए, आप तोड़ लीजिए उसको, वैसे कर लीजिए। आजकल इतने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं कि सबसे बढ़िया तरीका कोई भी जो यंग हो, मिड एज ग्रुप में हो या सीनियर सिटीजन हो, सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं उसको एनालाइज कर लेना चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे आप 15 साल के लिए या 20 साल के लिए पैसा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, आपने तुरंत नौकरी की है, एक पीपीएफ जैसे हमने भी खोला हो, पीपीएफ में खोल लीजिए। क्यों? उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, 1.5 लाख रुपए तक सेक्शन 80C में आपको पीपीएफ का बेनिफिट मिल जाता है। उसके अलावा आपको इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है, बैंक एफडी में आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिलता है, और उसमें आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो बीच में आप तोड़ लें, आपको पेनल्टी लगेगा पर आप तोड़ सकते हैं। एमआईएस या पीपीएफ में जनरली पीपीएफ में मनी लॉक हो जाता है, इसीलिए उसमें नहीं करते लोग। इन सब चीज़ों का ध्यान में रख के जब आप इन्वेस्ट करेंगे, और आज जो है यंग लोग ये सब सारी चीज़ों को देख कर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा रिटर्न करने की अगर आपकी, ज़्यादा रिटर्न लेने की अगर आपकी इच्छा है तो फिर बढ़िया से कायदे से उसको आप स्टडी करिए। मार्केट अगर या शेयर बाज़ार जो है उसको अगर आप रोज़ाना तौर पर न्यूज़ के साथ और जो कंपनियां हैं उनके बैलेंस शीट को आप अगर अच्छे से पढ़ सकते हैं तो पढ़ के देख के कि कौन सी कंपनी जो है उसका रिटर्न, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका डेट लेवल क्या है, यानी कर्जा कितना उसने लिया हुआ, इन सब चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, तो फिर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं जाके स्टॉक मार्केट में। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे एज ग्रुप कोई भी। जी, अगर हम टैक्स रिबेट की ही बात करें, क्योंकि अब क्लोजिंग भी आ रही है, तो जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर हम पोस्टल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो वो कंपेयर टू पीपीएफ कितना डिफरेंस है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? देखिए, सबसे बड़ा जो निवेश करते समय जो इंटरेस्ट है जिसका भी आदमी को होता है, उसकी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके लिए। पहले तो उसकी सुरक्षा, कि वो सिक्योर्ड हो कि कल को पैसा मुझे वापस मिले। दूसरा, उसके ऊपर मुझे क्या रिटर्न आ रही है, और तीसरा, मुझे उसके ऊपर टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं तो उससे मुझे इम्प्रूवमेंट करिए है। अब मैं पहले एक स्कीम को लेकर चलूँ कि आज की डेट में एक सब अगर सिक्योर्ड और पैसे की अवेलेबिलिटी की बात करें तो बैंक का फिक्स डिपॉजिट बहुत आसान लगता है कि आप बैंक में जाइए, आपका चॉइस है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितनी की एफडी कराएंगे, लगभग 8% के करीब का इंटरेस्ट रेट वर्कआउट होकर आता है जी। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट आपको 8 मिल गया, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है निकालने की, लेकिन इसके ऊपर टैक्स लगेगा क्योंकि ये इनकम टैक्स फ्री नहीं है। तो अगर आप टैक्स वाली ब्रैकेट में हैं तो फिर आप इस एफडी को नहीं इतना वो देंगे महत्व देंगे एज कम्पेयर टू दूसरा। अब इसके अगेंस्ट अगर आपके पास वो पैसा सरप्लस है और लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल है तो पीपीएफ से बढ़िया चीज़ नहीं आएगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आज की डेट में सपोज करिए आप 1.5 लाख रुपए का निवेश करते हैं, तो 1.5 लाख रुपए का निवेश करके जो आपके ऊपर अगर वो हाई ब्रैकेट में मान लूँ 30% वाली जो ब्रैकेट में मानता हूँ और जो सरचार्ज लगा के
तो 50,000 रुपये की तो आपको छूट मिल गई। आपका 1.5 लाख का निवेश हुआ, लेकिन एक्चुअल निवेश 1 लाख का हुआ, क्योंकि अदरवाइज आपके हाथ में 50,000 टैक्स चला जाता। अब उस 1.5 लाख के ऊपर आपको 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, जो 12,000 रुपये आपको देगा। और वो 12,000 रुपये टैक्स फ्री है, क्योंकि एग्जम्प्ट मॉडल के अंदर आता है। तो अब आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अदरवाइज अगर नहीं देते तो टैक्स देना पड़ता, आपको 18,000 रुपये की गेन आ रही है। तो कितनी बड़ी रिटर्न होगी। लेकिन क्योंकि इसमें पीरियड इन्वेस्टमेंट का निवेश का लंबा है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। 15 साल का अकाउंट है, 5 साल के बाद 50% विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक अलग स्कीम के बन के एज कम्पेयर टू दी। अब जो आपने पूछी पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स हैं, इसके विपरीत में पोस्ट ऑफिस में स्कीम क्या है, एक तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आते हैं, उसकी पीरियड अब बहुत, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के पीरियड अच्छे 5 साल के हो गए हैं। रिटर्न वही लगभग 8% के, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल रेट रखे हुए हैं, तो रेट 7.6, 7.8, 8% में हर क्वार्टर के हिसाब से बदलते हैं, 8% के आते हैं। लेकिन वो एफडी से बेटर रेट है, लेकिन उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आदमी टैक्स पेयर के टैक्स में ब्रैकेट में आता है, तो उसके लिए एडवाइजेबल होगा कि वो पोस्ट ऑफिस से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कर ले। इसी के साथ पोस्ट ऑफिस में एक मंथली इनकम स्कीम भी है। जो मंथली इनकम स्कीम किन लोगों के हैं, जो तो टैक्स पेयर, जो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते और जिनके पास कुछ पैसा है, तो वो चाहते हैं अपने जमा करा दें पोस्ट ऑफिस में, और हर महीने पोस्ट ऑफिस से रिटर्न मिलेगी। वो रिटर्न और बैंकों के हर जगह से अच्छी है, लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स की एग्जम्पशन नहीं है। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट भी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की आप पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट होता है, ऐसा बना सकते हैं। उसका भी बेनिफिट निकल कर आता है, और वो भी लेकिन टैक्स फ्री नहीं है। इसके विपरीत अगर मैं बैंक में जाऊँ, फिक्स डिपॉजिट बनाऊँ और सिक्योरिटी भी लूँ और इंटरेस्ट भी लूँ, लेकिन मेरी 1.5 लाख रुपए की अगर मैं निवेश करता हूँ 5 साल के पीरियड के लिए, तो वो भी एक अलग छूट आती है। लेकिन इस केस में मेरा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट नहीं है, इंटरेस्ट की जो इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी। तो ये विभिन्न मॉडल हैं जिसके अंदर आपको चॉइस क्या करनी है कि आप जिस स्कीम में जा रहे हैं वो आप किस एंगल से देख रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा, एक यंग है आज की डेट में, आज मेरी एक नौकरी नई लगी है, फैमिली में इनकम आ रही है, तो सरप्लस करने की जरूरत है। तो स्वाभाविक है, जैसे होता है ना, शुरू में कुछ पैसे आते हैं तो आप सेविंग बैंक में डालते हैं, जब पैसे बढ़ने लगते हैं तो आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिनकी सैलरी इनकम टैक्सेबल आती है, तो पहला एडवाइस ये होगी कि आप इसको उसमें जाइए जिसमें 80C का आपको बेनिफिट मिल रहा है। और 80C के बेनिफिट अगर आपको मिल रहे हैं और पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप PPF में लगा लीजिए। उनका कुछ प्रोविडेंट फंड अपना भी कटता है और करता है। इसके अलावा अगर आपको नहीं आता तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लीजिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है मकान बुक कराना चाहें कुछ पैसे इकट्ठे करके, तो आप फिक्स डिपॉजिट में करा लीजिए, 5 साल के फिक्स डिपॉजिट में, वो आपको बेनिफिट निकल कर आ सकता है। इसी तरह से अगर मैं कुछ और देखूं, अब घर में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ, लड़की का जन्म हुआ, तो उसमें फिर वो सुकन्या वाली जो स्कीम है वो बहुत अच्छी सूट करती है, क्योंकि उसमें पैसे आपके जमा होते हैं, उसमें भी डेट है। वो मॉडल में भी इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। जैसे PPF का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, ऐसे सुकन्या वाली जो स्कीम है, निधि स्कीम है, उसका भी तीनों मॉडल है, एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। आप बच्ची का जन्म होने के 10 साल तक उसके पैसे जमा अकाउंट खोल सकते हैं। डिपॉजिट 18 साल तक जा सकता है जब तक होती है, और जब चाहे 18 साल के बाद वो पैसे मिल जाएंगे, और 1.5 लाख रुपए साल का आप उसमें जमा करा सकते हैं। तो उसमें 80C का बेनिफिट भी आपको, जो PPF वाला है वो मिल गया। आपको बेनिफिट वो मिल गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आज की डेट में 7.78 8 के करीब आ रहा है, 8.1 भी आ जाता, बीच में आया था। और तीसरी बात, जब वो पैसे मिलेंगे तो वो इंटरेस्ट भी फ्री है, तो वो भी पीरियड आपको एग्जाम्प्ट है। वो एक अलग मॉडल बना हुआ है, तो ये डिफरेंट है। अभी जो बात की एक और तिवारी जी ने कि भाई जो इक्विटी वाली है, मेरा ऐसा मानना है इक्विटी में इंडिविजुअल को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी एक हाईली रिस्की मॉडल माना जाता है। इक्विटी की भी चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर जैन साहब ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम तुलना करेंगे सेविंग स्कीम्स की, शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो कौन सा रहेगा फायदेमंद। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। सुरक्षित आरक्षक निवेश ऑप्शंस कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या फायदे हैं, इस सब पर कर रहे हैं हम चर्चा जारी रखते हैं। जैन साहब, आप बताएं कि ELSS जो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें जो बर्दाश्त कर सकता है उतार चढ़ाव शेयर बाजार का, उसी को जाना चाहिए क्या, या फिर ये काफ़ी सेफ भी है? नहीं, देखिए, जो आज की डेट में इंडियन इकॉनमी जिस ढंग से चल रही है, तो ELSS में बाय एंड लार्ज लोगों को नुकसान नहीं आया, मैं कहूँगा। और एक अच्छी ELSS स्कीम जिसका कि जो असेट मैनेजमेंट कंपनी वो अच्छी हो, तो उसमें रिस्क कम आते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ELSS के 2 हैं। एक तो रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है। जब हम 7-8 की बात करते हैं तो ELSS बाय एंड लार्ज 10% से ऊपर है, 11, 12, 13% की रिटर्न देके जाती है।
दूसरा उसका पीरियड ऑफ लॉक इन पीरियड भी 3 साल का, तो 3 साल के बाद आप निकल भी सकते हैं अब जरूरत पड़े तो। टैक्स का भी एग्जम्पशन उसमें आती है क्योंकि वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट होता है। तो अगर 1 लाख रुपए तक का अगर बेनिफिट आएगा तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, और 1 लाख से ज़्यादा आएगा तो 10% का टैक्स लगता है, तो वो भी बड़ा बेनिफिट है। रिस्क है तो थोड़ा सा एक रिस्क है उसके अंदर, तो रिस्क तो रहेगा क्योंकि जैसे जैसे रिटर्न बढ़ती है तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा। तो मेरा कहना है कि एक पार्ट आप सेविंग का ELSS में लगा सकते हैं। दैट्स मेरी एडवाइस ये रहती है ये करने के लिए। इसके साथ साथ आज की डेट में जो निवेश की हम बातें करते हैं तो एक नई NPS भी स्कीम आई हुई है, नेशनल पेंशन स्कीम भी आई हुई है। ये उन लोगों को सूट करती है कि भाई अगर जो भविष्य के बारे में लंबा सोचते हैं कि मुझे उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और आज की डेट में ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं है, गवर्नमेंट ने अप्लाई, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी आई हुई है और हर इंडिविजुअल भी कर सकता है, बिजनेस वाला भी, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। और इसका एक एडवांटेज और आया हुआ है कि एक 50,000 रुपये की एक एडिशनल छूट भी मिलती है इसके नाम की, अलग से NPS के नाम की कंट्रीब्यूशन की एक अलग से भी छूट आई हुई है, वो मिलती है। इसके अलावा अगर आप स्कीम देखें तो PPF में जैसे मैं बताया, NSC मैंने बताया कि वो एक अपने आप में है। एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन आप हमें दिखा रहे थे, एक चार्ट दिखा रहे थे, अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को भी। देखिए NSC में मैं जैसे कहता हूँ उसका रिटर्न 8% का आता है, लॉक इन पीरियड 5 साल का है और सबसे ज़्यादा लो रिस्क है क्योंकि भारत सरकार के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। ELSS में जैसे मैंने बताया रिटर्न 12% के करीब का आता है और उसके अंदर लॉक इन पीरियड 3 साल का है लेकिन रिस्क जरूर लगा हुआ है। PPF में रिटर्न 8% की है, सबसे बढ़िया रिटर्न मानी जाएगी PPF की क्योंकि टैक्स फ्री अगर टैक्सेबल अगर आदमी है, लेकिन लॉक इन पीरियड 15 साल का है, इसे लंबा भारा पीरियड लॉक इन का है, रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लो रिस्क है। इसीलिए NPS में रिटर्न जो आए 8 से 10% की आ रही है, लेकिन लॉक इन पीरियड बहुत लंबा है क्योंकि आपको टिल रिटायरमेंट तक वो पैसे NPS के आपको नहीं मिलने हैं, लेकिन इसमें भी रिस्क है, ये ध्यान रखना क्योंकि NPS के पैसे आज की डेट में म्यूचुअल फंड मार्केट में लगते हैं। NPS को अलाउड है उनको स्कीम में इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने की, तो पॉसिबिलिटी है कि किसी स्टेज पे NPS का जो कॉर्पस है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं मार्केट से, इसीलिए वो रिटर्न 10% के करीब की दे पा रही है। फिक्स डिपॉजिट है उसका रिटर्न कंपैरेटिवली कम आता है, बहुत सुरक्षित है और पीरियड भी बहुत आपकी चॉइस के ऊपर लिमिटेड है, लेकिन टैक्स का बेनिफिट लेना है तो 5 साल की आपको फिक्स डिपॉजिट बनानी पड़ेगी और साथ के साथ लिक्विडिटी तो आपको जब चाहे ले लीजिए, आप जिस समय पीरियड मैच्योर आप कराना चाहें उसको इनकैश करा सकते हैं, बैंक भी प्री मैच्योर एनकैशमेंट कर देते हैं, सब्जेक्ट टू एक इंटरेस्ट का कुछ फैक्टर काटना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा है। लेकिन रिस्क मेरा मानना है कि और अगर कहूँ नहीं कहूँ पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर कोई आपका रिस्क नहीं है फिक्स डिपॉजिट उसके रखने के बारे में। तो जिस तरह से संतोष सर ने बताया सब कुछ, लेकिन क्या कोई ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी हैं कि आपने लगाया लेकिन आपको रिबेट नहीं मिला, ज़्यादा अच्छा आपको मे बी रिटर्न भी नहीं मिला, लेकिन एक ओपन एंडेड स्कीम है? देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जैन साहब ने कि अगर आपकी एपेटाइट क्या है रिस्क लेने की और उसके हिसाब से अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अच्छा ये रहेगा कि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ना जाएं। म्यूचुअल फंड में जब आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके एवज में कोई और जो म्यूचुअल फंड करने वाला जो आदमी रोज दिन देख रहा है वो लगाता है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड हो या म्यूचुअल फंड किस तरह का आप लगा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जिसने पैसे लेने हैं, वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है। नीड बेस्ड होता है ओपन एंड म्यूचुअल फंड में भी आप नीड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड से आगे हटके सोनिया एक चीज़ जहाँ जो बैकग्राउंड में पर्सपेक्टिव में जैन साहब बता रहे थे उससे थोड़ा आगे जाके मैं एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि फिर से जो भारत में आज जो इनकम का लेवल है या जो इनकम हाथ में बच रहा है लोगों के, वो हर चीज़ जो है वो बदल चुका है पिछले 10-20 साल में। आज लोगों के हाथ में पैसा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग सेविंग्स में और अलग अलग तबके बन गए हैं। जैसे अभी भी 10%, 20% और 30% ये टैक्स रेट है। उस इनकम ब्रैकेट में जैसे हमारे यहाँ बहुत जल्दी 10 लाख के लेवल पे 10 लाख इनकम अगर आप हो तो 30% का आपको टैक्स देना पड़ता है। और जिसका 10 लाख से ऊपर हो जाता है इनकम, मोस्टली होता ये है कि आपका जो PF अगर आप काम करने वाले हैं तो PF में ही सेक्शन 80C कवर हो जाता है, यानी 1.5 लाख रुपये कवर हो जाता है। तो उसके बाद फिर वहाँ से वो सोचना शुरू करता है हम अपना जो सेविंग्स है वो कहाँ लगाएं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जैसे NPS बताया इन्होंने, तो 50,000 रुपये तक का इनकम अगर आप उस सेविंग्स में अगर आप लगाते हैं तो वो बच जाता है आपका। उसके बाद अगर हेल्थ इंश्योरेंस में आपने अगर कुछ इन्वेस्ट किया है तो वो भी 25,000 रुपये तक सेव हो जाता है। कोशिश आप ये करते हैं जैसे आपने अगर हाउसिंग लोन लिया है, होम लोन लिया है, तो उसमें भी वो सेक्शन 80C में इंटरेस्ट आ जाता है और जो आपका प्रिंसिपल है उसमें बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट कंप्लीट मिल जाता है, इन सबको जोड़ के। लेकिन फिर वही बात पहुंचती है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में जाएं या कहीं भी जाएं, किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में आप जा रहे हैं, आज लोगों के हाथ में पैसा है।
आप इंफॉर्मेशन के हिसाब से एनालाइज कर लीजिए कि आपको कितने का रिटर्न मिल रहा है और आपको कितने में पैसे खर्च करने हैं। एनपीएस स्कीम में जैसे कई बार ऐसे हुआ, आपने देखा होगा कि पिछले सालों में ये कहा गया कि पीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है, और उसके लिए एक ऑल्टरनेट स्कीम की तरह से एनपीएस को डेवलप किया गया। अब लोग ये समझना चाहते हैं, जैसा आपने कहा, आज ये ऑप्शन अवेलेबल है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन सरकार ने बदले हैं नियम और अब ऑप्शन है जो पीएफ है। जैसे मैं अगर पीएफ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं एनपीएस में भी जा सकता हूँ। लोग पहले पीएफ को पेंशन स्कीम की तरह देखते थे। करेक्ट। जैसे आप जब रिटायर किए 15+5 भी कर सकते हैं आप उसको। हाँ, 5 साल और। पीपीएफ और पीएफ में अंतर है, सोचिए। पीपीएफ है वो जो कि आप अलग से पोस्ट ऑफिस में या बैंकों में जमा करते हैं, वो सेपरेट है। पीएफ जो है जो आपके सैलरी से जो 12% जो है एम्प्लॉय शेयर होता है और आपका एम्प्लॉयर का शेयर होता है, वो जो जाता है उस पे जो ईपीएफओ है वो एक इंटरेस्ट रेट देती है, जो कि अभी के डेट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किसी भी सेविंग्स पर है। 8.6% था पिछले साल, इस साल भी कह रहे हैं 8.6% होगा, क्योंकि वो ईपीएफओ का अपना मॉडल है। पैसा आता है, उसको वो मार्केट में इन्वेस्ट कर, मार्केट में तो नहीं, मार्केट में 5% है या 10% है, या बहुत ज़्यादा नहीं होता इन्वेस्ट, बट वो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं इन्वेस्ट, लेकिन पैसे ज़्यादा देते हैं, रिटर्न के तौर पर ज़्यादा पैसा आता है। तो आप एनपीएस गवर्नमेंट ने डेवलप किया है एक ऑल्टरनेट स्कीम की तरह, आप उसमें पैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस के साथ दिक्कत ये है, जिसको कि ठीक करने की कोशिश सरकार कर रही है, पूरा का पूरा पैसा आप नहीं निकाल सकते। जैसे आप जब रिटायर कर गए उसके बाद पूरा पैसा आप नहीं ले सकते। एक पोर्शन आपको अभी 40% है, अभी 40% जो है वो आपको एक रिटायरमेंट स्कीम खरीदने में, अब उसमें रिटर्न जो आता है बहुत कम आता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि आप खुद से एनालाइज कर सकें। हो सकता है एक कोई यंग हो जो कि तुरंत में इकोनॉमिक्स में कुछ किया हुआ है, उसको मार्केट और इक्विटी जो है उसका रिटर्न और बैलेंस शीट बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। अभी से पहले तक हम हमेशा ये वेद जी जो बोल रहे हैं वही हम बोलते आते थे कि आप क्यों जाओगे इक्विटी में, रिटेल इन्वेस्टर को नहीं जाना चाहिए, वहाँ इतनी दिक्कत है, रिस्क है। पर मैंने देखा है कई यंग लड़कों को जिनकी समझ स्टॉक मार्केट में, और वही यंग लड़के जो हैं वो ब्रोकरेज हाउसेज में और उसमें काम कर रहे हैं, उनकी समझ इक्विटीज़ के बारे में इतनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ क्या आ सकते हैं, किस सेक्टर में गवर्नमेंट पॉलिसी ट्वीक कर सकती है, इन सब का नॉलेज बेस है उसके पास, और वो उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करता है। सो अगेन कमिंग बैक, आज की डेट में कोई भी सेवर हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, कितना भी इनकम हो, कुछ भी हो, बी इन्फॉर्म्ड, बी एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। स्मॉल सेविंग्स में हो या किसी भी सेविंग्स में आप कर रहे हो, बी एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर एंड ऑलवेज कीप अ टैब। मतलब आप देखते रहिए आपका रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको कितना मिल रहा है। देखिए, मैं दो बातें ज़रा स्पष्ट करना चाह रहा था। एक तो जब म्यूचुअल फंड की बातें कर रहे थे तो म्यूचुअल फंड भी दो तरह के हैं, एक इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं, एक डेट ओरिएंटेड भी होते हैं। तो जिसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी थोड़ी कम है तो उसकी ये जरूरी, और एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाह रहे हैं क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक से रिटर्न म्यूचुअल फंड ज़्यादा देते हैं, तो वो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में भी जाते हैं। उसमें एक टैक्स का भी बेनिफिट इन्वेस्टमेंट का नहीं आता है, लेकिन टैक्स रेट का आता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो आपको इंडेक्सेशन वो बेनिफिट लगा, टैक्स रेट कम आ जाएगा। दूसरी एक जो इम्पॉर्टेंट बात जो आज के एजेंडे की है कि सोसाइटी में जितनी ये स्कीम्स आती हैं देश की होती है, ये कोशिश की जाती है कि आपका कल का भविष्य आपका सिक्योर्ड हो जाए स्कीम बनाने की। तो सरकार ने जो लेबर के एम्प्लॉयज़ के लिए रूल बनाया कि आप प्रोविडेंट फंड मैंडेटरी है ताकि उसको भविष्य में कल को तकलीफ आए तो पैसे मिल जाएं। इसी तरह से कभी कभी हमारे ये कहा जाता है कि सरकार में टैक्स पेयर के लिए कोई स्कीम नहीं है, उसकी सिक्योरिटी नहीं है, सोशल नहीं है। मेरा उसमें मानना है कि सरकार आज की डेट में सरकार की इन बिल्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। सरकार के पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक तो वो ये कह दे कि आप मुझे पैसे दो, मैं कल आपको उसमें सिक्योरिटी दे दूंगी इसमें, और सबके लिए दे, वो मुश्किल है। सरकार ने क्या कहा, जो टैक्स पेयर को एक स्कीम बना दी कि 1.5 लाख रुपए तक का आप ये निवेश कर लीजिए अपने लेवल पे और अपनी सिक्योरिटी क्रिएट कर लीजिए, मैं आपसे टैक्स नहीं लूंगी। तो जो टैक्स फोरगोन किया सरकार ने वो आपकी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो इसीलिए सभी टैक्स पेयर को ये मजबूर किया गया कि भाई आप अपनी सिक्योरिटी खुद क्रिएट कर लें और मैं आपको टैक्स इंसेंटिव दे रही हूँ हर साल के लिए। तो डायरेक्ट बेनिफिट अब सरकार उसमें दे रही है टैक्स पेयर को अपनी सोशल सिक्योरिटी क्रिएट करने, और इसलिए हम हर एक टैक्स पेयर को कहते हैं कि आप किसी ना किसी तरह से कोई भी निवेश कर लीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक बुके अवेलेबल है जिसमें जो इस बकेट में से जो भी उठाना है मॉडल उठा लीजिए, आपकी फैमिली को देखते हुए आप इंश्योरेंस करा लीजिए, आप पब्लिक प्रोविडेंट पर कर लीजिए, आप एनपीएस ले लीजिए, आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लीजिए, फिक्स्ड डिपॉजिट करा लीजिए, वो सारी स्कीम आपकी अवेलेबल। छोटा सा आखिरी सवाल आपसे कि क्या इनमें से कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिनको आप एज अ कोलैटरल प्लेज कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं? बहुत सारे मॉडल हैं। उसको देखिए, उसके अंदर भी बहुत सारी स्थिति होती है। देखिए, जहाँ जहाँ सिक्योरिटी की सवाल आती है, जैसे आती है,
जैसे एक तो आपने पहले पूछा ना ओपन एंडेड की तो एक सब निवेश की बात होगी अलग से, वो भी जब चाहे कैश करा लीजिए, वो तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड का फर्क ऐसा होता है क्यूमुलेटिव या रेगुलर डिविडेंड, दैट्स ए ओनली इशू होता है। अब जो सवाल है कि आप जो ले सकते हैं सिक्योरिटी, बैंक पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट आप नहीं ले सकते लोन, अलाउड नहीं है आपके लिए। इस फिक्स डिपॉजिट से आप लोन ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की भी कुछ स्कीम्स हैं जिसके अगेंस्ट आप ले सकते हैं, आप उसको सिक्योरिटी दे सकते हैं, मॉर्गेज दे सकते हैं उसके बारे में। तो ये अलग अलग है। LIC की भी स्कीम है जो इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, तो आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू इसमें जो हो जाती है, जैसे वो कहते हैं क्या इनकैशमेंट वैल्यू जो होती है, अगर सरेंडर वैल्यू कहते हैं, उसके अगेंस्ट भी LIC भी लोन दे देती है, लाइफ इंश्योरेंस कार भी लोन दे देती है आपके लिए। इसी तरह से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, आप उसको भी दे के आपके उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी ले सकते हैं। एक और सवाल है कि जो आप निवेश करते हैं कि वो निवेश ट्रांसफरेबल है क्या नहीं इन पीरियड में। तो कुछ स्कीमें में ऐसा है जो ट्रांसफरेबल है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा ट्रांसफरेबल नहीं है, NPS का पैसा ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ट्रांसफरेबल है। बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, उसको प्री मैच्योर ऑन कैश करा सकते हैं, लेकिन आप फिक्स डिपॉजिट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। वो भी एक चीज़ स्कीम देखी जा सकती है कि भाई आज की डेट में अगर मैं 2 साल 3 साल के बाद अपने बच्चों के नाम या किसी और के नाम ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो वो फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, वो भी अवेलेबिलिटी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दोनों स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी है ये। और साथ ही अब आपको पता भी चल गया है कि कौन से टैक्स फ्री हैं, कौन से रिस्क फ्री स्कीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसा कि संतोष ने बताया कि इन्फॉर्म्ड रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही लगातार हम आपको खबरें देते रहेंगे अर्थनीति में। आप देखते रहिए राज्यसभा TV।